अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। घास के ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाली गंदम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली एक अहम तरीन फसल है और इसके साथ ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक का भी अहम तरीन जुज़ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम की बेशुमार जो मसनूआत बनाई जाती हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम एवरेज खाने की बात करें तो पाकिस्तान में 125 किलोग्राम गंदम फ़ीकस हम सालाना के तौर पर हमारा हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली एवरेज है। गंदम इंसानों के साथ साथ हमारी पोल्ट्री की इंडस्ट्री और डेयरी और लाइवस्टॉक में भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में अगर हम गंदम की बहरान को, मौजूदा बहरान को अगर हम कंसिडर करें जो आटे का जहाँ पे मौजूद है, तो आपको लगेगा कि गंदम की कमी किस तरह पाकिस्तान में करोड़ों इंसानों को भूख में मुब्तला करके हमारी किस तरह के संगीन हालात जो है वो पैदा कर सकती है। तो गंदम की बेहतर पैदावार करके ही हम पाकिस्तान में अपनी फूड सिक्योरिटी को सस्टेनेबल कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे जहाँ के मुख्तलिफ साइंटिस्ट से, मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट से, और जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी वैरायटीज़ यहाँ पे जो है वो बनाई जाती हैं, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो बेहतर पैदावार दे सकती हैं और किस तरह हमारा किसान अपनी फ़ी एकड़ इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी पैदावार को ज़्यादा कर सकता है। हमारे साथ आपको किसान लीडर से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि जो गंदम की पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट और जो इसकी सपोर्ट प्राइस देती है वो फार्मर को किस तरह मददगार साबित हो सकती है इसके अंदर। तो आइए मेरे साथ। जी अभी हम पहुंच गए हैं जी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे आपने हमारी मुलाकात हमने आपकी करानी है। यहाँ के जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद अहमद साहब जो चीफ़ साइंटिस्ट हैं वीट के। तो उनसे हमने बेसिकली आज आपको मालूमात देनी है इनसे लेके जो है कि बीज कौन से ऐसे हैं जो हमारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन्होंने डेवलप किए हैं और क्या पर एकड़ इनकम पैदावार दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका बड़ा कीमती टाइम है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें बताइए कि ये जो मौसमी तब्दीलियों के दबाव के हवाले से आपने नई बीज बनाए हैं उसका थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारा रिसर्च का दायरा क्या क्या ऐसी चीज़ें डेवलप है ताकि हमारे किसान देखें और उसको आगे अडॉप्ट करें इस बीज को आगे। जी देखिए, जैसे आपने जिक्र कर दिया है कि मौसमी तब्दीलियाँ ऐसी अब्रप्ट आ रही हैं ना कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी किसी साल बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है तो कभी इस दफ़ा देखें कितनी बारिशें और तूफान ज़ालाबारी। अभी तक मौसम ठंडक की तरफ से है, हालांकि अप्रैल जी हाँ बहुत ज़्यादा। तो ये वैसे ये फ़ायदा देता है गंदम के दानों की सिट्टों में भराई के लिए, लेकिन उसके साथ चूँकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाली बारिशें आई हैं, ज़ालाबारी, तो उसकी वजह से फिर काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसल के गिरने की वजह से। तो ये हम किसान भाइयों को अक्सर बताते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कि भाई हम इस सारे सिनेरियो के मुताबिक रिसर्च कर रहे हैं, अब नए नए बीज दे रहे हैं जो जिसमें ये मौसमी तब्दीलियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर होती है। जो किसान दोस्त हैं उनको चाहिए ये कि हमारे मशवरों पे अमल करते हुए पुरानी वैरायटियों को ख़त्म करते रहें और जो जिस साल के लिए महकमे ने सिफारिश की हो उन्हीं अक़साम की काश्त करें। बिल्कुल अकबर 2019 बिल्कुल ये वैरायटी मौसमी हालात को भी तो डॉक्टर 19 जो लिखा होता है इसका क्या मकसद होता है? ये 2019 में रिलीज़ की। इसकी ये खुसूसियत है कि इसका पैदावारी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये 70-75 मन तक फार्मर प्रोग्रेसिव ले लेते हैं और 40-45-50 तक आम फार्मर इससे ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अजाफी खुसूसियत ये है कि ये बायोफर्टिफाइड है, इसमें जिंक की ज़्यादा मिकदार है। आप जानते ही हैं पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलेशन ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे, उनमें जिंक की कमी है। तो अगर हम ये गंदम खाएंगे तो वो जिंक की कमी भी पूरी होगी। खुराक वाली किसी भी किस्म का पाकिस्तान में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं है, ना इसकी परमिशन है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में हमारे अभी यहाँ पे ये नहीं है सर। तमाम जो है ना खाने वाले अजनास वो नॉन जीएम। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हमने 2020 में ये वैरायटी दी है दिलकश 2020। तो इसका भी बहुत खूबसूरत लंबा सिट्टा है, फील्ड में बहुत अच्छी लुक देती है और पैदावारी सलाहियत है इसकी भी
इसके ऑलमोस्ट अकबर के 70-75 मन जी जो हाँ, है इसकी आराम से ले जो सकते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर है वो ले रहा है इसकी सारी। तो लेकिन कोशिश करें सर्टिफाइड सीड में बिल्कुल जिसके ऊपर FSCRD का टैग लगा हुआ हो। उसके बाद उसको मुनासिब वक्त पे काश्त, वक्त काश्त बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम गंदम की बिजाई लेट तो इसके करते लिए जाते आपने हैं जो तो लिटरेचर डेवलप कम किए हुए हैं, इसके साथ आपने सारी चीज़ों के साथ साथ में ये लिटरेचर भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये किसानों को आप देते हैं सारी ये जी, जो पूरा। इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी महकमा एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे भी पड़ी हैं। हार्ड कॉपी किसी दोस्त ने लेना हो वेबसाइट से राब्ता और ये फ्री करें। होती हैं? जी हाँ, फ्री। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा, देखिए हमारे फार्मर को पता ही नहीं है कि हमने कहाँ पे जाके कौन सी मालूमात लेनी है। और देखिए ये आपने कहा ये फ्री हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी मौजूद हैं, तो ये मालूमात फार्मर तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद आखिर जो हमारी रिसेंट वैरायटी है वो अरूज 2022 पिछले साल पहली दफ़ा काश्त हुई है। इसके भी जो फीडबैक फार्मर की तरफ से अभी आ रहा है, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, तो ख़ास तौर पे अरूज, दिलकश और अकबर से बेहतरीन पैदावार आ रही है। तो ये इंशाल्लाह अगले सालों में जाके ज़्यादा चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज आपके इधर प्रोग्राम के तवज्जुह से एक नई चीज़ दोस्तों को बताना चाहता हूँ। एक गंदम होती है जिसको ड्यूरम कहते हैं। वाह। ये टेट्राप्लाइड व्हीट है, ये बाकी गंदम से बिल्कुल हटके होती है। ये मखसूस प्रोडक्ट बनाने वाली गंदम होती है। इससे हम पास्ता प्रोडक्ट, जैसे वैल्यूडेशन है, वैल्यूडेशन तो किसी में भी हो सकती है ना, इसमें खास तौर पे पास्ता प्रोडक्ट जिनको कहते हैं, जिसमें सवैयाँ, नूडल्स, ये पड़ी हुई आपने बनाई हुई है, ये सारी इससे बनती हैं। जितनी भी ये प्रोडक्ट हमारी सारी वैरायटीज़ हैं, इसमें जैसे बरानी के लिए कौन सी वैरायटी आप रिकमेंड करते हैं, नहरी रकबे के लिए कौन सी वैरायटी रिकमेंड करते हैं, हमारे जैसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया उसके लिए, तो वो भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें हमारे किसान के लिए, ताकि हमें उनको पता चले कौन सी वैरायटी कहाँ के एरिया के लिए रिकमेंड करनी है। ये जो हमने वैरायटियाँ आपको मैंने दिखाई हैं, ये तमाम पंजाब के लिए इरीगेटेड एरिया जो नहरी इलाका है उसके लिए हैं। उसके अलावा MA 21, चकवाल 50, बारस, ये बरानी के लिए, ये बरानी एरिया बिल्कुल ठीक है। और जो साउथ पंजाब में ख़ासतौर पर ये चुलस्तान का इलाका है उसके लिए नवाब और गाजी, ये बहुत अच्छी वो भी आपकी वो हमारा ही अयूब रिसर्च का अदारा है बहावलपुर में, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर, वो उन्होंने बनाई है। वो उसी इलाके में रह के बनाई गई हैं, ख़ास तौर पे उस इलाके की ज़रूरत, क्लाइमेट और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के, वहीं की सॉइल की कंडीशन को देख के वो डेवलप हुई है। डॉक्टर साहब एट दी एंड बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन हमें सुना, जो हमारी कलराठी ज़मीनों के लिए कोई साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसी हम वैरायटियाँ बना रहे हैं जो हमारी कलर वाली ज़मीनों में भी बेस्ट पैदावार दे रही हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जो कलर वाली ज़मीन के लिए। फैसलाबाद 08 और अकबर 2019, ये कलराठी। अच्छा, ये कलराठी ज़मीन के लिए ही बेसिकली आपने इसको डिज़ाइन किया है? नहीं, ये इसकी इजाफी खूबी है। ठीक है। ये पंजाब के तमाम इलाकों के लिए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे बता रहे हैं ना कि उसके मुताबिक ये और फैसलाबाद 08 ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कलराठी ज़मीन। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया। नाज़ी अभी ये जितनी भी अकबर, दिलकश और जो सारी वैरायटीज़ हमने डॉक्टर साहब ने हमें इंट्रोड्यूस कराई है, अभी हम आपको फील्ड में लेके चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, वहाँ पे कितनी अच्छी लगी हुई हैं, और फील्ड में भी जाके हम आपको सारा दिखाएंगे। तो हम डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके फील्ड में भी हम आपकी फसल जो है ना दिखाते हैं नाज़रीन को कि कैसी लगी हुई आपकी ये सारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं जी ताहिर रज़ाक गुजर साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान कौंसिल के। तो इनको हमने ज़हमत दी थी, इनको हमने रिक्वेस्ट की थी आप तशरीफ़ लाएं और बताइएगा कि जैसे गवर्नमेंट जो है ताहिर साहब हमें बड़ा एक होता है कि हमने उसने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ये जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी वीट पॉलिसी है उसके बारे में भी आप जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 25 मन आप रख सकते हैं, ज़्यादा गंदम लेंगे, तो किसानों का क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी हम तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी देख रहे हैं कि अगर वो गंदम नहीं लेती तो फूड सिक्योरिटी को तो उसे इंश्योर करना है। तो आप एज ए लीडर क्या कहते हैं किसानों की जो आवाज़ है इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गंदम हमारी सबसे ज़्यादा अहम फसल है मुल्क में। जी।
जिस पे हमारी ज़िंदगी का सर्वाइवल है। हर इंसान ने, जो सेहतमंद इंसान है, जो बच्चा है, उसने गंदम खानी है डेली बेसिस पे, ठीक है। और हमें इस पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें अच्छा सीड देने के लिए गवर्नमेंट के पास वो कैपेसिटी नहीं है। जब तक मेरे फार्मर को अच्छा सीड नहीं मिलेगा, अच्छी हम गंदम की पैदावार किस तरह ले लेंगे, चाहे जैसा मर्जी मौसमी हालात हों। इसके लिए हमें सीड कॉरपोरेशन को ज़्यादा बजट देना चाहिए ताकि वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और जो सर्टिफाइड बीज है वो आम काश्तकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कर सके। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी क्रॉप जोनिंग है उसको मद्देनज़र रख के हमें जो बीज है वो तैयार करना चाहिए। लेकिन तासा इसमें ये भी तो देखें ना, गवर्नमेंट बाकायदा सब्सिडाइज करती है, फार्मर को खादें देती है, वो सारा उसको सब्सिडीज पे चीज़ें देती है, तो वो इस बिहाफ पे उसका तो हक है ना, उसने फूड को इंश्योर करना। तो इस वाले में आप क्या कहेंगे प्लीज़? हम चाहते हैं कि सब्सिडी जो देनी है ना वो फार्मर को दें, वो उसको डीजल की सूरत में मिले, उसको बिजली की सूरत में मिले, उसको बीज की सूरत में मिले, उसको पेस्टिसाइड की सूरत में मिले। अगर फार्मर को मिलेगी तो फार्मर की जो पर एकड़ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो ये गंदम 4000 की नहीं होनी चाहिए, गंदम 3000 की बिकनी चाहिए, ताकि आम सार्फ जो है आसान तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक आटा और गंदम खरीद सके। जी, तो तार साहब ये बताइएगा कि जिस तरह ये अभी हम समझते हैं कि हमारी बहुत सी गंदम की एक टारगेट होता है कि हमने गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सी गंदम जैसे लीकेजेस होती है तो वो तो किसी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये इसके बारे में भी आप देखें ज़रा कि ये जो लीकेज होती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये हमारी देखें जी, एक हमारा सिस्टम दही इलाकों में चल रहा है खसरा गिरदौरी। जी जी, उसका जो डाटा है ना वो भी बाज़ जगह पे फेक लिया जाता है डाटा हमारा। बिल्कुल ठीक है। आगे जब तक वो टेक्निकल तरीके से डाटा सही नहीं लिया जाएगा तो ये हमारी जो पैदावार है पर एकड़ या हमने कितनी गंदम लगाई उसका हम एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फील्ड स्टाफ है उसको मुतहरिक करने की ज़रूरत है, ताकि वो गवर्नमेंट के आला हुकाम के, मिनिस्टर साहब के और सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में लेके आ सके कि मेरे काश्तकार ने फ़लाँ तहसील में या फ़लाँ ज़िले में इतने एकड़ गंदम उगाई है और उसके अंदर ये वैरायटी है। जो हमारी वैरायटियाँ बैन हो चुकी हैं वो हमें सख्ती से अपने फार्मर को भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो ना लगाएं और हुकूमत को भी उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। जो हमारी जदीद सीड है, जो अच्छा सीड है, उस सीड को रिकमेंडेशन के तहत लगाना चाहिए, दूसरे सीडों को बैन कर देना चाहिए ताकि मार्केट में ना हो। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे जो बड़ा मसला है कि हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरत के मुताबिक गंदम है, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में गंदम की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जितने एरिया में लग रही है और जहाँ पे हद निगाह हमारी जा रही है हमें गंदम ही गंदम नज़र आती है। लेकिन जो पॉलिसी है, मिसमैनेजमेंट है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ नहीं रही दिन ब दिन। आप कहते हैं गंदम की कमी नहीं है, ये जो लीकेज होती है स्मगलिंग उसकी वजह से कमी नहीं, उसके 2-3 फैक्टर हैं जी। पहले तो हमारी जो प्री हार्वेस्टिंग हम करते हैं उससे हमारी गंदम ज़ाया होती है। फार्मर की गंदम ज़ाया होती है 5 से 8% प्री हार्वेस्टिंग से दाना नहीं, क्योंकि हम जो हार्वेस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं और वो 20-25 साल पुरानी मशीनरी है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी अफादियत उतनी बेहतर नहीं है, ताकि हमारी जो प्री हार्वेस्टिंग से दाना ज़मीन पे गिरता है हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो 4-5 मन 10 मन वो भी ज़ाया हो जाता हमारा दाना। तो हम चाहते हैं कि एक तो वो मशीनरी जो है ना वो 5 साल से पुरानी पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर फार्मर हार्वेस्टर वाले को पेमेंट भी करता है तो उसको उसका फ़ायदा हो सके। हार्वेस्टर वाला जो होता है, जो उसका ड्राइवर होता है, जो उसका चलाने वाला होता है, ऑपरेटर होता है, उसका टारगेट होता है कि मैंने पर आवर कितने एकड़ में हार्वेस्टिंग कर ली। उसका ये नहीं होता कि इसकी नुकसान कितना हो रहा है, मशीन का उसका पंखा कितनी स्पीड से ज़्यादा चल रहा है जिससे हवा में दाना उड़ रहा है या ज़मीन पे गिर रहा है। एक तो इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो बॉर्डर हैं, ईरान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, हमें उस पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए कि हमारी जो गंदम है वहाँ स्मगलिंग ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। अगर वहाँ पे स्मगलिंग जो हो रही है गंदम तो उसका ये अंदेशा हमें है, जो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसके जो पैसे हैं वो डॉलर में नहीं आ रहे, वो गैर कानूनी तौर पे हमें पैसे ज़र मुबादला में पैसा शामिल नहीं हो रहा। और जबकि हम जो यूक्रेन से या रशिया से गंदम मंगवा रहे हैं वो हमारा पैसा लीगली तौर पे बाहर जा रहा है, ठीक है। और हम जितनी तादाद में वहाँ से गंदम मंगा रहे हैं, अगर हम प्री हार्वेस्टिंग और हमारी जो 10 से 12% हमारी जो बाहर ओपन एरिया में गोदामों में गंदम ज़ाया हो जाती है, जिसको हम कहते हैं चूहा लग गया, बारिश से ख़राब हो गई, खपरा लग गया, तो अगर बेहतर मैनेजमेंट कीजिए तो हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। साहब एक और बताइएगा, बड़ी जो इम्पोर्टेंट, ये जो स्पॉट प्राइस होती है, इमदादी कीमत है, ये गंदम की इमदादी कीमत जो इस दफ़ा अनाउंस हुई है, इसके बारे में भी आप तफज़ात बता रहे थे कि ये लेट हुई है, तो ये क्या इमदादी कीमत क्यों आप चाह रहे होते होनी चाहिए और लेट होने में क्या इफेक्ट हुआ है?
होना ये चाहिए कि जब हम बजाई की तैयारी करते हैं उस वक्त इसकी स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए, ताकि हर जिम्मेदार माशी लिहाज से अपनी कैलकुलेशन कर सके आप कि बिल्कुल मैं गंदम कितने लगाऊंगा, कोई एकड़ और मैंने गंदम लगाऊंगा। लगानी है, उस पर हाँ मेरा खर्चा कितना आ रहा है और मुझे प्रॉफिट कितना आना है। तो अगर इसकी स्पोर्ट प्राइस हम गंदम की अच्छी अनाउंस नहीं करते तो हमारा जिम्मेदार जो है वो तेलदार अजनास पे शिफ्ट हो जाएगा और तो किसी इस दफा हुआ जो इस दफ़ा हुआ, आप देखें तेलदार अजनास इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लगी हैं। सही। तो हमें अपनी जो है पैदावार फी एकड़ बढ़ाने के लिए और जो हमारी डिमांड और सप्लाई है उसको मद्देनजर रख के हमने फार्मर को भी तैयार करना है, डिपार्टमेंट को भी तैयार करना है और अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है कि हमारी मुल्की ज़रूरत के मुताबिक कितनी है। हाँ। और आइंदा साल अगर हमारे ऊपर कोई आफत आती है, कोई तूफ़ानी बारिशें आती हैं, ज़्यादा तो हमारे 20-25% हमारे पास ओवर स्टॉक होना चाहिए। बिल्कुल। तो तार साहब, हमारे अभी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के तवज्जो से, आप क्या पैगाम बड़ा क्लियरली 1 2 3 गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह फार्मर क्या चाह क्या रहा है इस तरह जो है? फार्मर की बहुत सारी उम्मीदें हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि एक तो यूनिफॉर्म किसान दोस्त पॉलिसी आनी चाहिए पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क में एक रेट होना चाहिए, अच्छा बीज मिलना चाहिए और बजाई के वक्त जो हमारी इनपुट्स हैं उसके रेट मुनासिब और आसानी से मिल सके। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। और दूसरा, मेरे काश्तकार से भी दरख्वास्त है, मैंने अपनी करता हूँ कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मुतवातर राब्ते में रहें ताकि उनको टेक्निकल चीज़ें और जदीद जो टेक्नोलॉजी आ रही है हमें उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। ताज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। तो इंशाल्लाह गंदम ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂक यू वेरी मच। गंदम कैसे शुरू हुई, कहाँ से आई, पाकिस्तान में कितनी लगती है, थोड़ी सी इसके बारे में? गंदम की तारीख भी जी उतनी पुरानी है जितनी कि इंसान की तारीख पुरानी है। ये देखें जी, अभी कुछ गंदम जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कुछ अभी एक और थोड़ा टाइम ले रही है हार्वेस्ट होने में। तो मीनवाइल डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? साजिद इकबाल सिंधु साहब, आप एक नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो फार्मर जो हमारा है वो किस तरह अपनी फ़ी एकड़ इनकम जो है इस पैदावार बढ़ा सकता है, इसके ऊपर हम आपसे जो है ना अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें बताएं कि गंदम के बारे में थोड़ा सा, कि गंदम कैसे शुरू हुई, कहाँ से आई, पाकिस्तान में कितनी लगती है, थोड़ी सी इसके बारे में। गंदम की तारीख भी जी उतनी पुरानी है जितनी कि इंसान की तारीख पुरानी है। बिल्कुल ठीक। बाबा आदम के साथ से ही उस वक़्त से आज तक इंसान के खाने में एज अ स्टेपल फूड के तौर पे इस्तेमाल होती रही है। जब सबसे पहली इसकी किस्म थी वो ट्रिटिकम मोनोकोकम थी। ट्रिटिकम मोनोकोकम जो थी वो दरख्त की तरह ऊंची हुआ करती थी, और उसके बाद जो थी दूसरी किस्म ट्रिटिकम टर्जिडम आई, और आज जो हम कर रहे हैं ये वो टेट्राप्लॉइड थी। ठीक। यानी कि उसके अंदर 4 डोजेस जीन्स की मौजूद थी, क्रोमोसोम्स की मौजूद थी। और आज जो हमारे पास गंदम है ये हेक्साप्लॉइड है, यानी कि इसके अंदर 6 डोजेस मौजूद हैं क्रोमोसोम्स की, और इसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, जो कि आम काश्त गंदम है। वो लोग जो इस वक्त 60-65 साल से ऊपर उम्र के हैं वो जानते होंगे कि 1960 में ये गंदम जो थी बड़ी ऊंची हाइट की हुआ करती थी। बिल्कुल, वो पुराना देसी गंदम जिसको देसी कहते गंदम कहते हैं, और उसको कोनी गंदम भी कहते थे, यानी कि उसके ऊपर ये कसार नहीं होते थे, आन लेस वैरायटी थी। ठीक। अच्छा, उस वैरायटी को जब क्रॉस करवाया गया अमेरिकन गंदम के साथ, और अमेरिकन मैक्सिकन गंदम जो थी वो जापानी गंदम के साथ, तो ये छोटे कद वाली गंदम जो थी उसके बाद आई, जो कि फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स करती है, बहुत ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसका सिट्टा और दानों का वजन जो है ना ये बड़ा कमाल का होता है। जैसे गंदम जो है बरानी इलाकों में अलग से उगाई जाती है, फिर नहरी इलाकों में उगाई जाती है, ज़्यादा बारिश वाले एरिया में उगाई जाती है, फिर कुछ हमारी कलराठी ज़मीनों के लिए उगाई जाती है। तो क्या इन सब के लिए बीज डिफरेंट हैं, इनकी सबकी तैयारी ज़मीन की डिफरेंट है, इसके लिए क्या हम ऐसी चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो सब के लिए, जिस तरह आप हमें क्या बताएंगे इसके बारे में? ये आपका बिल्कुल सवाल बड़ा वैलिड है। ये बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंट है जिस तरह से हम अगर कहना कि हमने मोटरवे पे गाड़ी दौड़ानी है तो हमें गाड़ी और चाहिए, सही। कीचड़ में दौड़ानी है तो 4 व्हील वाली चाहिए, बिल्कुल ठीक। किसी और जगह पे जाना है तो हमें टैंक टाइप की भी गाड़ी चाहिए। तो इसी तरह से गंदम के लिए हाँ। हर गंदम की तैयारी लहदा है। रेतले इलाके में कुछ और तरीके से नॉर्मल ज़मीन के अंदर जो है जिसको हम कहते हैं मैरा ज़मीन, उसमें और करेंगे,
और जो ऐसी ज़मीन जहाँ पे बारिश कम होता है या बरानी का एरिया है, हाँ जी, वहाँ पे हम उसको बारिश का इंतज़ार करने के बाद बीज वही होगा, बीज वही। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो जाएगा। तो ये ऐसा बताइए कि ये जो हम जब गंदम लगाते हैं, ये कौन सा तरीका आप फार्मर को बता रहे हैं? गपछट में लगाए उसको, वो रेस बेड पे लगाए उसको, या कौन सा मेथड आप उसको हमारे इसको क्या एडवाइस करेंगे? लेकिन ये मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में जो काश्तकार कर रहे हैं वो छट्टे के मेथड के साथ, ठीक। गपछट के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इसको ड्रिल के साथ काश्त करें, ठीक। ताकि पौधे का और लाइन टू लाइन का डिस्टेंस जो है ना मेंटेन किया जाए, उसके अंदर हवा चलने की जगह मौजूद हो सके, उस पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट मिल सके। ठीक। और आजकल जो पिछले कुछ अरसे से जो हमने देखा है कि रेज्ड बेड के ऊपर आने वाली पैदावार जो है वो यकीनन बाकी ज़्यादा तमाम से बेहतर है। फिर आ जाए इसकी खादें के बारे में थोड़ा सा जो बता दें जल्दी जल्दी में, स्टेप 1 2 3। अच्छा, इसके दो तरीके हैं जी। एक तो रवायती तरीका है जो महकमा ज़राअत जिस तरीके से बताता है कि इतनी DAP डाल दें, इतनी फास्फोरस की मिकदार उसमें आ जाएगी, इतनी पोटाश डाल दें, इतनी नाइट्रोजन डाल दें। वो महकमाना रिकमेंडेशन जो है वो सरकार देती है। ठीक। काश्तकार जो है वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से बहुत बेहतर और अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी। वो तमाम लोग जो कि 60 मन से ऊपर पैदावार लेते हैं वो फास्फोरस को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर आपकी ज़मीन मीठी है तो आप DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। मोनोमोनियम फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फास्फोरस की मिकदार जो है वो आपने 50-50 किलो के 2 बैग जो हैं वो पर इस्तेमाल करने हैं पर एकड़ के अंदर। ठीक हो गया। वो DAP से कर लें, वो नाइट्रोजन आप नाइट्रोफास से ले लें ठीक या हो गया। मोनोमोनियम फास्फेट से ले लें। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो बड़ी है इसके अंदर पोटाश है। महकमाना रिकमेंडेशन जो है वो 50 किलो की है। ठीक। और इसी तरीके से यूरिया है, वो हाँ। बाज़ ज़मीनों में 1 की और बाज़ में 2 की। तो मेरा इसमें मानना ये है कि आप अपनी खाद को कभी भी एक दफ़ा में मत दें, ठीक। आप इसको अपने पानियों के हिसाब से तकसीम करें। बेहतरीन। अगर आपके 5 पानी हैं मतलब तो ये 4 जो हमारा फार्मर जो प्रैक्टिस कर रहा है, वंस खाद डालता है फिर उसको भूल जाता है कि मैंने खाद डाली है। बिल्कुल लेकिन ऐसा आप है। ये कह रहे हैं कि आपने इसको थोड़ा थोड़ा डालना है, इसको रेगुलर डालना है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये एक तो बड़ी अच्छी टिप्स है। इसके साथ पानी के बारे में बता दें, कब कब कैसे कैसे लगना है जो हमारी नहरी ज़मीनें हैं। देखिए जी, पानी जो है वो उसके आमतौर पे 2 तरीके हैं, 2 कुलियाँ। एक तो फसल को कहते हैं जब मांगे, ठीक। जब आपको नजर आए कि ये वतर कंडीशन से सूखे की तरफ जा रही है तो उस वक्त पानी लगाएं। दूसरा तरीका क्रिटिकल स्टेज का। ठीक। पहला पानी देना है जब आपने गंदम की काश्त की है, आपको 20 से 25 दिन हो गए हैं तो पहला पानी उस वक्त दिया जाता है। वो उसकी स्टेज होती है जब उसने जड़ें बना ली और अब वो उसने अपना शगुफा मारना है। उसके बाद उसकी मिल्किंग स्टेज है, उसकी टेस्टिंग स्टेज है, उसके जो झाड़ मारने की स्टेज है जिसको गोब की हालत कहते हैं, वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। तो गंदम के कम अज़ कम 2 पानी तो बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है जी। आम तौर पे हमारी जितनी भी आपाश ज़मीनें हैं उसके अंदर 5 पानी लगाए जाते हैं। उसकी क्रिटिकल स्टेजेस के हवाले से रेतली ज़मीनों पे ये पानी 7 पानी भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब सैंडी लैंड में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और हमारी जो चिकनी मिट्टी में इसकी कम रिक्वायरमेंट और वो तमाम ज़मीनें जैसे कि राइस मेरे वाली ख्याल में हमारा फार्मर जो है ना वो ऑलरेडी इन सारे ट्रिक से जा रहा है। फार्मर पिछले 75 सालों से पाकिस्तान का फार्मर गंदम लगाता आ रहा है, लेकिन इसमें अब वेरिएशन आती है इसकी पर एकड़ जो है ना यील्ड के हवाले से। बिल्कुल। तो कोई ऐसे टिप्स जिससे पर एकड़ यील्ड को हम फौरी तौर पे, जो आप कहें कि ये 2-2 3-3 चीज़ें हैं, इसको किस कंडीशन के साथ लगाए कि उसकी पर एकड़ जो यील्ड बढ़ जाए? सर भाई, आपने वो सवाल किया है जो कि मैं कोशिश होती है कि हर इंटरव्यू में हर जगह पे काश्तकार को गाइड करूं। लोग कहते हैं जी कि आपकी पैदावार 70 मन से ऊपर कैसे आ रही है और बाकियों की क्यों नहीं आ रही। तो इसके 4-5 टिप है। नंबर 1, खाद को हमेशा तकसीम करके दें, तोड़ के दें। वो पहले आपने बताया। नंबर 2, जब आपकी गंदम इस स्टेज के ऊपर आने की हालत में हो जिसको हम कहते हैं कि दाना बन रहा है, मिल्किंग स्टेज है, ठीक है। तो मिल्किंग स्टेज के ऊपर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके तदारक के लिए आपको पूरे खेत के इर्द गिर्द पीले फूल, येलो फ्लावर्स लगाने हैं ताकि रस चूसने वाला कीड़ा वहाँ पे चला जाए। इंटरक्रॉपिंग भी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। पीले फूलों के ऊपर कीड़ा जाने से हमारी गंदम जो है वो रस चूसने वाले कीड़े के साथ बच जाती है। और तीसरा टिप जो बड़ा मजे का है, जब ये गोब की हालत में हो तो इसको बोरान का और पोटाश का स्प्रे करना। ओके। मतलब आपने इसको पानी में लिक्विड फॉर्म में इसके ऊपर स्प्रे कर देना जी। उसका क्या फ़ायदा होगा इसको? बोरान वो चीज़ है जी जिसके इस्तेमाल के साथ जो है गंदम के अंदर दाना जो बन रहा है वो यकीनी तौर पे दाने में कन्वर्ट होता है और पोटाश उसका साइज बढ़ाता है। और तो ये प्रैक्टिस हमारे फार्मर कर नहीं पा रहे, पता नहीं है क्या वजह है। जाके देखिए, इतनी सादा सी आपने बात बताई है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने 70 मन 80 मन तक गंदम की प्रोडक्शन दी है पर एकड़ की। तो ये फार्मर को पता नहीं, क्या आपके ज़हन में क्या बात है, क्यों? पहली बात तो ये जी कि पूरे गाँव के अंदर आमतौर पर किसान को पता नहीं है, और जिसको पता है उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है। या वो सुस्त या ये भी हो सकता है नॉलेज शेयरिंग नहीं हमारा फार्मर जो है, बहुत बड़ी बात। अगर उसको पता चल जाता है किसी टिप्स का, वो बताता नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम से तवसत हमारा ये भी काम है डॉक्टर साहब कि हमने जो है ना बेसिकली फार्मर को
पूरे आइडियाज़ देने हैं कि वो अपनी इनकम को कैसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारा बेहतर काम तो किसान को इम्पावर करना है, उसको खुशहाल करना है, उसको फार्म को। आप यकीन जाने कि अभी इस वक्त 30 मन गंदम जो है ब्रेक इवन है। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज हमारे पक्ष में 30 मन है जी। तो इसका मतलब है कि हम एज अ नेशन नुकसान में जा रहे हैं। शायद आपके इल्म में हो कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 2 करोड़ 30 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा एरिया है और अगर इसके हमारी पैदावार डबल पे चली जाए तो यकीन करें आधा एरिया हमारा जो गंदम से खाली हो सकता है, या हम इतनी बड़ी गंदम पैदा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 9.3 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर जो गंदम काश्त की जा रही है, अगर इसको सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो आप यकीन करें कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी दर्दसिरी भी खत्म हो सकती है और हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम बड़ा कम हो सकता है और हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें आप कीड़े या बीमारियों के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि इसकी कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन आप जैसे टिप्स होते हैं ना कि ये कीड़े हैं, ये बीमारियां हैं और ये इसकी जो है ना इसके फंगस। देखिए गंदम के ऊपर आमतौर पे जो है ना इस वक्त बीमारियों में रस्ट डिजीज जो है ना वो आ रही है। रस्ट की कंगी वाली किस्में एक दो हैं, वो जैसे ना मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो फिर बढ़ जाती है उसके बिल्कुल ऐसा। जिन दिनों में बारिशें हो रही हों और साथ उसके बाद धूप भी निकल आए तो उन दिनों में ये इसके ऊपर फंगस की बीमारी, और ये भी कोई पिछले 3-4 साल से ज़्यादा जो है नजर आना शुरू हुई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसके ऊपर किसी भी अच्छी रिकमेंडेड जो है वो आप एंटी फंगल फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे ये बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, कीड़े जो हैं इसको ज़्यादा जो तंग करते हैं, इसके ऊपर सुंडियाँ नहीं हैं, इसके ऊपर टोके नहीं हैं, इसको सिर्फ रस चूसने वाले कीड़े जो हैं, तेले जो हैं वो उसको तंग करते हैं। और तेले की अगर आप माइल्ड सी हल्की सी ऑर्गेनिक स्प्रे इसके ऊपर कर लें तो उस ऑर्गेनिक स्प्रे के साथ जो है वो आपका ये बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता है। साहब देखिए, इस दफ़ा जो मौसमी हालात थे हमारे अनफॉर्चुनेट, वो अच्छे नहीं थे। इस हवाले से बारिशें हुई और इतने बड़े बड़े स्पेल आए और उनके साथ जो हवा बड़ी तेज़ थी, उससे लगा कि फार्मर की जो है ना मोस्टली फार्मर की कमर टूट गई है, फसलें हमारी मोस्टली गिरी हैं, ज़ाया हुई हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या किसानों को मशवरा देंगे? जैसे हमारा जो मोस्टली लोग की क्या करते हैं, वो हार्वेस्टर से अपनी मशीनों से गंदम को जो है ना हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसकी वो जो है ना बड़ी बड़ी हार्वेस्टर आती हैं। तो इस तरह की क्या करना चाहिए फार्मर को, क्या मशवरा देते हैं आप फार्मर? अच्छा, इसमें जी हार्वेस्टर भी हैं, इसमें रीपर भी हैं और इसमें आजकल बड़े अच्छे हैंड ड्रिवन जो है टूल्स वो भी आए हुए हैं। बिल्कुल आए, छोटी मशीनों के साथ वो गंदम को हार्वेस्ट करते हैं। तो इस दफ़ा महकमा ज़राअत का भी ओपिनियन यही है और बारिशों के बाद जैसे गंदम गिरी है, तो इस दफ़ा आपको गिरी हुई गंदम को कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय दरांती के साथ पुराने रवायती तरीके के साथ काटना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिनकी सेमी इरेक्ट है, कुछ गिरी है कुछ बच गई है, उनके लिए वो आजकल जो चाइना मेड मशीनें आई हुई हैं, छोटी वाली जो है, बंदा उसी को छोटा सा बैठ के चलाता है। बिल्कुल ऐसा जी, बैठने वाली भी हैं और चलते हुए काटने वाली भी हैं वो मशीनें। इससे एक तो ये कि तूड़ी का बहरान पैदा नहीं होगा, तूड़ी की मिकदार बड़ी अच्छी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारी गंदम का जो सिट्टा ज़ाया होने का या दाने कम होने की चांस थे वो कुछ कम हो जाएंगे। गंदम की पैदावार जो है कंबाइन हार्वेस्टर के साथ इसको हार्वेस्ट करने से इस दफ़ा यील्ड बड़ी कम आने की तवक्को है। तो बराबर जब गिरी हुई है तो मेरा ख्याल उसको फिर मुश्किल होता है, उसके लिए वो ज़ाया भी होती हैं और ज़्यादा ज़मीन में रह जाती हैं चीज़ें सारी उसकी। बिल्कुल ऐसा जी। और दूसरा, इसकी जो बाकियात है गंदम की, उसको ज़ाया मत होने दें। हमारी गंदम, हमारी ज़मीन जो है वो ऑलरेडी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से डेफिसिट है, इसमें कमी मौजूद है, तो इसको आग मत लगाएं, इसको ज़ाया मत करें। वो मोस्टली यही होता है कि जैसे हमारा राइस जब ख़त्म होता है तो उसको आग लगा देते हैं, फिर गंदम जैसे ख़त्म होते हैं उसको मुड्डों को आग लगा देते हैं। तो ये तो आज का मैंने देखा था कि एक चॉपर मशीन है, बीट स्टार चॉपर मशीन है, वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर से उसको, तो उसका डॉक्टर साहब बताएं कि ये फिर किस तरह साहब इसको हमारा फार्मर, क्या ये अवेलेबल है इजीली यहाँ पे? बिल्कुल अवेलेबल है जी, डस्का में भी बन रही है, इसका मुल्तान में 1-2 लोग बना रहे हैं। ये चॉपर मशीन के साथ ये है कि ज़मीन के साथ लगे हुए जितने भी, अगर आपने कंबाइन से हार्वेस्टिंग की है तो बची हुई तमाम आपकी जो बाकियात हैं इसको ये चॉप ये आप कह रहे हैं कि जिनकी खड़ी फसलें हैं और बिल्कुल प्रॉपर हैं, उसको पहले वो कंबाइन हार्वेस्ट से उसको हार्वेस्ट कर लें, उसके बाद फिर ये जो चॉपर मशीन है, बीट स्टार मशीन है, उसके साथ फिर जो बकाया मुड हैं उनको भी उठा लिया जाए, ताकि आपकी बहुत अच्छी और बड़ी मिकदार में आपकी तूड़ी तैयार हो जाए। नहीं, इन्वायरमेंट को देखें ना साहब, इसमें जितनी हमारी इन्वायरमेंट ख़राब होती है, आग लगती है, तो वो ये तो इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाली बात है सारी। तो मेरा ख्याल इसमें भी फ़ायदा होगा कि ये इन्वायरमेंट सेफ्टी है। हमें जी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग के तौर पे, अच्छे इंसान के तौर पे भी इसको आग नहीं लगानी चाहिए। और किसान का फ़ायदा भी इसी चीज़ में है कि रेजिड्यू ऑफ द क्रॉप, जो क्रॉप की बाकियात हैं, उनको ज़मीन के अंदर चॉप कर दिया जाए। आपने एक क्वेश्चन इसमें पहले किया था कि इंटर क्रॉपिंग कौन सी मुनासिब है, तो इंटर क्रॉपिंग जो है वो
गंदम की आजकल जो है वो 2 चीज़ें जो इसमें करवाई जा रही हैं। बहुत बड़े एरिया में शुगर केन के साथ इंटरक्रॉप किया जा रहा है और अभी आजकल जो है इसको सोयाबीन के साथ जो है वो इंटरक्रॉप किया जा रहा है। आपका इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या है, ये जो इंटरक्रॉपिंग है? जैसे हमारे जैसे बहुत से फार्मर इसमें ये समझते हैं, अभी एक यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च लगाए थे कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एडिशनली फार्मर की जो जो फसल है उसकी सारी फसल की जो है ना उसकी जितने अखराजात है उसको पूरा कर देती है और गंदम उसको फ्री में बच जाती है। तो इसमें क्या आप समझते हैं ये जो है ना किस तरह आप इसको ले रहे हैं? खैर अभी तो इस बात पे भी रिसर्च भी हो रही है कि कितने एरिया पे वो लगेगा, कितनी वाट उसकी होगी, कितनी चौड़ाई उसकी होगी। लेकिन इंटरक्रॉपिंग जो है उसे हमेशा ज़िम्मेदार को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि उसको सेकंड डिफेंस लाइन मिल जाती है। अगर एक फसल किसी वजह से ख़राब भी हो जाती है ना तो दूसरी फसल जो है उसको सपोर्ट कर जाती है। और सोयाबीन जो है वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की एक बड़ी अहम और मेजर क्रॉप बनने वाली है। हम गंदम को सेक्रीफाइस किए बगैर या कम सेक्रीफाइस करते हुए उसकी इंटरक्रॉपिंग बड़ी अच्छी उसके साथ कर सकते हैं। तो ट्रैप क्रॉप में और ये इंटरक्रॉप में ये डिफरेंस है, ये दोनों को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं क्या आप बताइए? दोनों को इंटरक्रॉपिंग ही कहते हैं, लेकिन वो इंटरक्रॉप करने का मकसद जो है वो कीड़े को अपनी तरफ कैच कर लेना, काबू करना और हमारी असल फसल की जान छुड़वा देना कीड़े के साथ। हाँ। वो ट्रैप क्रॉप है, ताकि हम बजाय 10 एकड़ों पे स्प्रे करने के हम सिर्फ एक नुक्कर में या एक कॉर्नर पे या एक लाइन के ऊपर जो है स्प्रे करके कीड़े से जान छुड़वा लें, तो पूरी गंदम उससे हमारी मोलक असरात से और बच ये जाएगी। प्रैक्टिस आप समझते हैं कि आज का फार्मर का जो जदीद तरीका है या हमारे फोरफादर भी यही प्रैक्टिस करते अच्छा, रहे? ये आपने बड़ा मजे की चीज़ कही है जी, हमारे फोरफादर करते थे, ये हमारी लोकल विजडम थी। हमारे बड़े जो थे वो इर्द गिर्द जो था इसके ऐसी फसलें लगाते थे। मैं देखा अलसी लगती होती थी, हाँ, हर एक कनाल के बाद अलसी लगी हुई है और उसको घर की अलसी भी मिल जाती थी और साथ में वो जितने भी इसके कीड़े होते थे, वो जितना इसका इंसेक्ट थे वो सारे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते थे और एक लेडीबल बीटल होता था वो उसके ऊपर आगे खा रहा होता था। बिल्कुल ऐसा। तो ये मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये ऑर्गेनिक कॉटन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हमारे फोर फादर्स, हमारे बड़े हजरात जो थे, हमारे दादे जो थे, वो इन चीज़ों को जानते थे। उनको पता था कि पीला फूल इर्द गिर्द लगाने से गंदम के ज़रा रसां कीड़े उसके ऊपर चले जाते हैं। और आप हैरान होंगे कि अगर हम सिर्फ ट्रैप क्रॉप लगा दें तो हमारी गंदम की पैदावार 15 से 20% उस खेत की बढ़ सकती है। थोड़ा सा उसको गाइड करें हमारे फार्मर को। अब गंदम हार्वेस्ट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये देखें हार्वेस्ट के काबिल है। ये तो मेरा ख्याल बिल्कुल शायद 1-2 दिनों में हार्वेस्ट हो जाएगी और बाकी कुछ अभी बिल्कुल रेडी है। तो इस पर कुछ हमारे जो है ना फार्मर हजरात को कोई मालूमात दें इसके बारे सबसे में? पहली बात है कि अपने मोबाइल के ऊपर वेदर जो है ना उसको ज़रूर देख लें, कल बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। बिल्कुल ठीक है, अगर अगले 3 दिनों में बारिश हो रही है तो खेतों को छोड़ दें, उसको आप कटाई ना करें। कटाई ना करें आप बिल्कुल उसको। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास लेबर मौजूद है, आपके पास बंदे मौजूद हैं, फिर आपके पास मशीनरी अवेलेबल है। बाद औक़ात गंदम काट के हम रख लेते हैं और आपके पास थ्रेशर अवेलेबल नहीं होता, बिल्कुल पीछे आंधी आ जाती है और आंधी जो है वो उसको डिस्टर्ब करती है। आपने आंधियों की फोरकास्ट देखनी है, बारिश की फोरकास्ट देखनी है और उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग में जाना है। दूसरी बात, आपकी गंदम अगर गिरी हुई है तो आपने लाजमन दरांती के साथ कटवानी है। तो पूले आप बता रहे थे अभी छोटे बड़े रखने में क्या फ़ायदा होगा, उसको ऊंची जगह पे रखने में क्या फ़ायदा होगा, ये अभी आप डिस्कस कर रहे थे इस बारे में। देखिए, जैसे ही हम गंदम को काट के संभाल के रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको नज़दीक से नज़दीक एक दूसरे के रखें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे विंड ब्रेक्स अवेलेबल हो, बिल्कुल ठीक। जहाँ पे आंधी जो है उसको उठा के अपने हवा के साथ ना ले जाए। और जब उनको इकट्ठा रखें तो उनको फिर एक दूसरे के साथ लिंक बांध के रखें। बिल्कुल ठीक है। तो साथ साथ ये जो विंड ब्रेक की आपने बात की है, ये कितना ज़रूरी है किसान के लिए? इन्हीं दिनों में जब गंदम कटाई पे है तो आप देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% गंदम जो है वो आंधियों से गिर बिल्कुल चुकी गिर है। चुकी है। अगर किसान के खेत के मगरबी और जनूबी सिमत के ऊपर जो है वो विंड ब्रेक दरख्त लगाए गए होंगे, जो कि आम तौर पे हम सिंधी जंतर के लगवाते हैं, सिस्बेनिया स्पीशीज़ के लगवाते हैं, या कोई भी तेज़ ग्रो करने वाला दरख्त जो है जिसकी हाइट भी ठीक हो, तो वो आंधी की रफ्तार को आपके खेत के बाहर तोड़ देता है। अगर बाहर 70 की स्पीड पे आंधी है तो खेत के अंदर 30 की स्पीड रह जाती है। उससे आपकी गंदम गिरेगी नहीं, सिटा टूटेगा नहीं, पैदावार बढ़ अगर जाएगी। नुकसान होगा तो कम होगा, नुकसान कम होगा। ये तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा टिप्स है कि देखिए आने वाले टाइम में जब हम वैरायटियों पे भी, जैसे अभी डॉक्टर जवेद साहब ने भी बात की कि ऐसी वैरायटियाँ बनने जा रही हैं जो कि वेदर के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही, जो इतनी सख्त हैं कि वो खड़ी भी रहेंगी। उन्होंने एक और वैरायटी बताई थी जो कहते हैं आधी में भी खड़ी रहती है। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। किसान जो है वो लैगर्ड है, वो बेशुमार दफ़ा नुकसान उठाने के बाद फिर भी उस चीज़ को अपनाने पे तैयार नहीं होता जब तक कि उसको वो की हुई सामने नज़र ना आ जाए। तो डॉक्टर साहब आपने कहाँ पे ये प्रैक्टिकली विंड ब्रेकर्स लगाए हुए ताकि हम फार्मर को कभी इसके ऊपर भी जब अगला कोई प्रोग्राम करें तो आपके साथ हो, उसमें हम दिखाएं अपने किसानों को? हमने जी पूरे सिंध के अंदर तो हर बड़े और अच्छे फार्म के ऊपर इसको इस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल। पंजाब में जहाँ जहाँ पे हमारे अपने फार्म है, टनल फार्मिंग है, जहाँ पे वेजिटेबल फार्मिंग है, वहाँ पे हम इस सिस्टम को और इस सेटअप को जो है
वो लाजमन अपने साथ लेके चलते हैं और विंड ब्रेक को मगरिब और जनूब की सिमत में लगाते हैं जहाँ से तेज़ आंधियाँ आती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साहिब साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में जो है ना इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मुफीद मालूमात हमने आपको दी हैं, ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम अपने ये पैगाम पूरे पाकिस्तान के किसानों तक पहुंचा दें। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क का किसान अपनी ज़मीन में तो इजाफ़ा नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बीज की बेहतर सिलेक्शन करके और अपनी फसल की प्रॉपर निगहदाश्त करके वो इसकी फ़ी एकड़ पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर सकता है, जिससे ना सिर्फ इसकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा, बल्कि वो वतन अजीज़ की हमारी जो फूड सिक्योरिटी है इसको पायदार करके अपनी मुल्क की सलामती में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकता है। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम और जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।